हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा आज क्लास 12th के 5वें चैप्टर में लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कि जो अनुवांशिकी संबंधी कुछ सामान्य शब्द हैं, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी, ठीक है। इसके अंतर्गत बेटा हम देखेंगे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं पूरे चैप्टर में घूम घूम कर आते हैं, वो शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द की मीनिंग क्या है। और ये बहुत ज़रूरी कह सकते हैं, इस चैप्टर की न्यू जो है बेटा यही शब्द रखते हैं, क्योंकि बार बार आपको ये शब्द मिलने वाले हैं। अगर आप शब्द की मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे जो है आप चैप्टर को समझोगे। तो सबसे पहले, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक वर्ड्स का अर्थ जो होता है बेटा वो 3 लाइन के बराबर होता है, और वो वर्ड्स आपको 1 लाइन में ही मिल जाता है। तो आप समझो उस लाइन को समझोगे या फिर उस वर्ड्स को समझोगे। जैसे आप वर्ड्स के पास आओगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप वहाँ से उसको छोड़ दोगे। इससे बेहतर है कि हम सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ समझ ले जो इस चैप्टर में पूरी तरह से आपको घूम घूम कर मिलने वाले हैं। कह सकते हैं अनुवांशिकी संबंधी कुछ सामान्य शब्द, यानी सम कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। पहला शब्द आपको जीन मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। समझते हैं, जीन को बेटा कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। कारक सबसे पहले किसने कहा? तो मेंडल सर ने इसको कारक नाम दिया था, क्योंकि जब मेंडल सर से पूछा गया कि आपने जो बताया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जा रहे हैं, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जो जा रहे हैं ये एक रसायन है। क्या है? एक रसायन है। इन्हीं रसायन को उन्होंने क्या बोला था? कारक बोला था। मेंडल सर से पूछा गया कि भैया जो आपने कहा है कि लंबे पौधे से लंबा पौधा ही हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लंबे पौधे का जो लक्षण है उसके संतति में जा रहा है, यानी जनक का जो लक्षण है उसके संतान में जा रहा है। जो लक्षण जा रहा है ये क्या है भाई? कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा एक विशेष प्रकार के रसायन है। क्या है? एक विशेष प्रकार के रसायन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, जो किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? वंशागति लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? वंशागति लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जा रहे हैं तो इनका नाम क्या होगा? तो मेंडल सर ने कहा इनका नाम क्या है बेटा? कारक। नाम क्या है? कारक रख दिया, ठीक। अब बात पड़ी रही, कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक सर आए, ठीक है, 1909 में। क्या है? 1909 में एक सर आए, ठीक है, सर जोहानसन ने क्या किया? जो कारक शब्द था, इसी कारक शब्द का उन्होंने एक नाम दे दिया, इसी कारक को उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम था जीन, ठीक। इन्हीं कारकों को उन्होंने जीन बोल दिया। अच्छा, कौन से कारक? जिनको मेंडल सर ने कहा था कि जिन रासायनिक पदार्थों को मेंडल सर ने कहा था कि कारक है, उसी कारक को उन्होंने 1909 में क्या दे दिया बेटा? एक नाम दे दिया। नाम क्या दिया बेटा? जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टर्म भी है। यहाँ पर मैंने कहा कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो सर जोहानसन ने किया था। कब किया था बेटा? तो 1909 में किया था। इतनी सी बात क्लियर हो गई। जीन होते क्या है? तो जब मेंडल सर से पूछा गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, ठीक है, जो लक्षण जा रहे हैं, जो वंशागति लक्षण जा रहे हैं, ये है क्या? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ विशेष प्रकार के रसायन जा रहे हैं जो इस लक्षण के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, ठीक। उन्होंने पूछा रसायन है क्या? तो उन्होंने रसायन का नाम रख दिया। क्या रख दिया बेटा? उन्होंने कारक बोल दिया। क्या बोल दिया? कारक बोल दिया, एलिमेंट्स बोल दिया। और 1909 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था सर जोहानसन। उन्होंने क्या किया? इसको एक नाम दिया। नाम क्या दिया? जीन, ठीक। अब दूसरा शब्द आता है युग्म विकल्पी, ठीक। एक चीज और देख लेते हैं बेटा, जीन में मुख्यतः एक जीन के कितने लक्षण होते हैं? 2 लक्षण होते हैं, ठीक। एक जीन के कितने लक्षण होते हैं बेटा? तो 2 लक्षण होते हैं, ठीक। और जीन होते क्या है? सबसे पहली बात ये समझो, जीन होते क्या है। तो मैंने लिखा गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड, डीएनए अणु का ऐसा खंड जो अनुवांशिकी लक्षण की वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही वंशागति है ना। ये तो बताया गया था ना आपको, पहले दिन मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। वंशागति के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। अब समझना कि मान लीजिए कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं ना, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो एक गुणसूत्र क्या होता है? मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, ठीक। ये गुणसूत्र है, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाया जाए? इसके ऊपर बेटा डीएनए का एक छोटा सा खंड पाया जाना, ठीक। डीएनए का एक छोटा सा खंड पाया जाना ही क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। अब बात समझ में आएगी, जीन भूलोगे तो नहीं? जीन भूलोगे तो नहीं ना? कमेंट में बताना है आपको कि जीन मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका क्या है? गुणसूत्र है, ठीक। गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड, ठीक। ये आपका भैया मैंने गुणसूत्र बना दिया है, ठीक। इस पर क्या है बेटा? डीएनए अणु का एक छोटा सा खंड पाया जाएगा, डीएनए का एक छोटा सा खंड पाया जाएगा जो अनुवांशिकी लक्षण की वंशागति के लिए जिम्मेदार होगा, जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होगा।
फिर से समझो, ये जटिल टॉपिक है, बार बार हम बता रहे हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सबसे आसान भाषा में भी समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक मनुष्य है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल से। अब बात कीजिए कि एक मैंने गुणसूत्र उसके अंदर से निकाल लिया, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मैंने एक गुणसूत्र x को बाहर निकाल लिया, ठीक, बाहर निकाल लिया, ठीक, उसके गुणसूत्र पर स्थित, मतलब इसी के गुणसूत्र पर क्या बेटा पाया जाएगा, डीएनए का एक छोटा सा अणु पाया जाएगा, डीएनए का एक छोटा सा खंड पाया जाएगा। ये मैंने इस पर डीएनए का एक छोटा सा खंड रख दिया, ठीक है। इस खंड का वैल्यू क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यही खंड जो डीएनए का छोटा सा खंड है बेटा, यही क्या करेगा, एक लक्षण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। कैसा लक्षण हो सकता है? लंबाई का लक्षण हो सकता है, ठीक है, हो सकता है गोरेपन का लक्षण उत्पन्न करे संतति में, हो सकता है कि आंखों के रंग का लक्षण उत्पन्न करे, हो सके उसके बालों का लक्षण उत्पन्न करे, हो सके उसकी आवाज का लक्षण उत्पन्न करे, जो कुछ भी कर सकता है ना। एक लक्षण जो है ये, ठीक, ये क्या करे, डीएनए का खंड जो लक्षण उत्पन्न करने के लिए किसमें बेटा, पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, वही बेटा क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर से समझो एक बार। मैंने कहा गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का ऐसा खंड, गुणसूत्र पर, ये रहा भैया गुणसूत्र पर स्थित, इसी गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाएगा, एक डीएनए का खंड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए का एक खंड पाया जाएगा, जो क्या करेगा बेटा, लक्षण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होगा। कैसे लक्षण? जनक से जो संतान में लक्षण उत्पन्न करेगा वो क्या, गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का एक छोटा सा अणु ही होगा। इसी को बेटा क्या कहा गया, जीन कहा गया। इसी को क्या कहा गया, जीन कहा गया। जीन कहां पाए जाते? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर जीन बेटा जो है गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते क्या बेटा, डीएनए अणु के खंड होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए अणु के खंड होते हैं, ठीक है, जो लक्षण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। सबसे जटिल टॉपिक है और सबसे आसान भाषा में समझा रहे हैं इसको, ठीक है। लक्षण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम जीन कहते हैं, ठीक। जीन को सबसे पहले कारक शब्द के नाम से पुकारा गया। कारक किसने बोला था? मेंडल सर ने बोला था। उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ रसायन जा रहे हैं जो जिम्मेदार है लक्षण उत्पन्न करने के लिए। उन्होंने कहा जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उन्हें एक नाम कुछ दिया जाए, तो उन्होंने कहा ये रसायन ही क्या है, कारक है। 1909 में एक सर आए जिनका नाम था सर जोहानसन। उन्होंने क्या किया, सर जोहानसन ने इन्हीं कारकों को बेटा जीन के नाम से पुकारा, ठीक। तो सर जोहानसन ने 1909 में कारक का नाम बदलकर क्या रखा, जीन रखा, ठीक। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी या एलील, ठीक। उससे पहले एक चीज और समझो, एक जीन कितने लक्षण उत्पन्न करता है बेटा? एक जीन 2 लक्षण उत्पन्न करता है, एक प्रभावी लक्षण उत्पन्न करता है, एक अप्रभावी लक्षण उत्पन्न करता है। प्रभावी लक्षण क्या होता है? लक्षण, जो लक्षण दिखाई दे, ठीक है, जो लक्षण दिखाई दे वो प्रभावी लक्षण कहते हो। जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करने में या अपने आप को दिखाने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, कमजोर हो जाए, जो अपना लक्षण प्रदर्शित ना कर सके, वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। तो एक जीन कितने लक्षण प्रदर्शित करता है? तो हम आपसे बताएंगे एक जीन 2 लक्षण। कितने लक्षण बेटा? 2 लक्षण उत्पन्न करता है। एक जीन 2 लक्षण उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, ठीक। कितने लक्षण बेटा? एक जीन 2 लक्षण उत्पन्न करता है, ठीक। और दोनों लक्षण मिलकर के क्या करते हैं बेटा? एक जीन 2 लक्षण उत्पन्न करता है, ठीक है। एक जीन के कह सकते हैं 2 प्रारूप होते हैं, ठीक। एक जीन के जो है 2 भाग होते हैं और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक। एक जीन के दो लक्षण होते हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी, दोनों मिलकर के सिर्फ एक लक्षण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एक लक्षण उत्पन्न करते हैं, चाहे जौन सा लक्षण उत्पन्न करें, आवाज का करें, बाल का करें, चेहरे के रंग का करें, शरीर की कदकाठी का करें, एक लक्षण उत्पन्न करते हैं। जीन के दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण मिलकर के एक जो है लक्षण उत्पन्न करते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करेंगे युग्म विकल्पी के बारे में, एलील के बारे में, ठीक। अब इसको एलीलोफॉर्म के भी रूप से जानते हैं, ठीक। अब बात करेंगे युग्म विकल्पी होता क्या? युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक। विकल्पी का मतलब 2, ठीक है। युग्म का मतलब जोड़ा। एलील होते क्या है? इधर देखो एक मिनट। एक जीन के 2 रूप मिलकर, मैंने कहा था, इधर देख लिए एक सेकंड के लिए, कि एक जीन के 2 रूप होते हैं ना। एक जीन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक क्या होता है बेटा? एक आपका प्रभावी रूप होता है, एक कैसा, अप्रभावी होता है। एक जीन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, ठीक। एक कैसा होता है बेटा? प्रभावी, डोमिनेंस, ठीक, प्रभावी। एक क्या होता है? अप्रभावी होता है। एक जीन के 2 रूप मिलकर जब एक लक्षण उत्पन्न करते हैं, ठीक। एक जीन के 2 रूप मिलकर जब एक लक्षण उत्पन्न करते हैं तो उसे हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। मान लीजिए ये एक जीन है, ये, ठीक, X गुणसूत्र पर है, ठीक। ये क्या कर रहा है? एक जीन के 2 रूप हैं, ठीक। एक प्रभावी है और एक अप्रभावी। ये दोनों मिल जाए, ठीक, वो मिलते हैं ही हैं, ठीक। मिल करके क्या करें? एक जो है, एक क्या करें? लक्षण उत्पन्न करें। मान लीजिए ये कौन सा लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं? ये लंबाई का लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। कौन सा बेटा?
ये लंबाई का लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम बेटा? एलील कहेंगे। क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। एक जीन के दो रूप, एक जीन के दो रूप मैंने लिख दिया है, ठीक है, जब मिलकर एक लक्षण उत्पन्न करते हैं, सिर्फ कौन सा एक लक्षण उत्पन्न करते, तो उसे कहते हैं एलील। ये बात समझ में आ गई? अगर एलील आपको कहीं पर लिखा मिलेगा तो समझ जाओगे कि एक ही जीन के दो रूप जो है मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, उसे हम एलील कहते हैं, ठीक। एलील शब्द का प्रयोग किसने किया था बेटा? बेटसन ने किया था। आपको याद आना चाहिए कि बेटसन ने एक और शब्द दिया है, अगर आपको याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग भी किसने किया था बेटा? बेटसन ने किया था। और एलील शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? बेटसन ने किया था, ठीक। अब बात करते हैं समयुग्मजी। क्या बात करेंगे? समयुग्मजी। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान हो, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी लक्षण के जोड़े के, मतलब दोनों जीन क्या हो बेटा? समान हो। एक लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक, जब कोई एक लक्षण उत्पन्न हो रहा है, ठीक, लक्षण उत्पन्न करने वाले दोनों जीन कैसे हो बेटा? समान हो। मतलब या तो प्रभावी हो, ठीक, समझना मेरी बात को, दोनों जीन क्या हो बेटा? समान हो। मतलब ये एक जीन के दो लक्षण प्रभावी भी हो सकता है बेटा, अप्रभावी भी हो सकता है, और प्रभावी तथा अप्रभावी भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। अब विषमयुग्मजी में क्या होगा बेटा? क्या होगा? तो लिखा हुआ है जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन भिन्न होते, मतलब अलग अलग हो, एक प्रभावी हो एक अप्रभावी हो। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन क्या हो बेटा? भिन्न हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विषमयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमयुग्मजी कहते हैं। ये चार चीजें मैंने आपको आज बता दी हैं, ठीक है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। अब बात करते हैं समयुग्मक जनन क्या होता है ना। समयुग्मक जनन भी आपको बार बार किताब में मिलता है, ठीक। तो भाषा की बात छोड़ो, सीधे समझते हैं समयुग्मक जनन क्या होता है। मान लीजिए ये क्या बेटा? एक अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। अंडाणु मतलब क्या है? ये फीमेल का जो है अंडाणु है, ठीक। ये क्या है? शुक्राणु है, इसका मेल का, ठीक। इसमें भी कितने गुणसूत्र हैं बेटा? 23 गुणसूत्र हैं, ठीक। इसमें भी कितने हैं? 23 है। लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इसमें कितने हैं? 23। इसमें भी कितने हैं? 23। 23 आएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा? 46 हो जाएंगे, ठीक, 46 हो जाएंगे। मान लीजिए कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, और बना हुआ जो है इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसमें बनता क्या है? युग्मनज बनता है, ठीक है। अब यहाँ समयुग्मनज लिखा हुआ है, मतलब समयुग्मनज यानी कि यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर मैं कहूँ कि ये जो है अंडाणु से, ठीक है, 5 नंबर का एक्स, ठीक, 5 नंबर का गुणसूत्र, ठीक, 5 नंबर का गुणसूत्र, और यहाँ से देखिएगा ये 5 नंबर का गुणसूत्र शुक्राणु से, ठीक। क्योंकि मान लीजिए 23 होते हैं, 1 2 3 4, 5वें नंबर का है ये, ठीक, गुणसूत्र। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का गुणसूत्र है, ठीक। जब क्या होगा? निषेचन होगा तो ये और ये जब आपस में मिलेंगे, मतलब अंडाणु का 5वां गुणसूत्र और शुक्राणु का 5वां गुणसूत्र होगा तो युग्मनज बनेगा। इस प्रक्रिया में जो बनेगा युग्मनज उसे कहेंगे समयुग्मनज कहेंगे। क्या कहेंगे? समयुग्मनज कहेंगे, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा समझ लेते हैं कि जो है समजात गुणसूत्र क्या होता है। लगे हाथ इसी पर। समजात गुणसूत्र क्या होता है? समजात गुणसूत्र क्या होता है, ठीक। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक, एक से लगा करके, ठीक, एक से एक, ठीक, लगा करके कहाँ तक बेटा? 23 तक, ठीक। वैसे क्या होगा बेटा? मेल में भी क्या होंगे? 23 होंगे, ठीक बेटा, ठीक। मेल में भी क्या होंगे? 23, ठीक। मेल भी क्या होंगे? 23। ये पहला गुणसूत्र किसका है? फीमेल का है, ठीक। ये पहला किसका है? किसका है? मेल का है। इसका आकार कैसा होगा? समान होगा। इसका आकार कैसा होगा? समान होगा। तो जो गुणसूत्र, ठीक है, मेल और फीमेल में समान आकार के हैं वो कैसे होते हैं बेटा? समजात होते हैं। क्या होते हैं? समजात होते हैं। जैसे इसका दूसरा ले, मेल का दूसरा ले लें और फीमेल का दूसरा ले लें, ठीक, फीमेल का दूसरा ले लें और मेल का दूसरा ले लें, ठीक, तो क्या करेंगे बेटा? ये समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। अगर हम तीसरा मेल का ले लें और चौथा जो है फीमेल का ले लें तो ये बेटा कैसे हो जाएंगे? असमजात या विषमजात गुणसूत्र हो जाएंगे। समजात का मतलब क्या होगा? अगर हम पहला मेल का ले रहे हैं तो पहला ही फीमेल का ले, ठीक। तो जो अगर हम दूसरा मेल का ले रहे हैं तो दूसरा भी फीमेल का ले, तो ऐसे जो है गुणसूत्र क्या कहलाएंगे? समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। ये 4-5
चीज़ें मैंने आपको आज बता दी हैं, उसकी आधार पर जो है बेटा आपका पूरा चैप्टर उसी के आसपास घूमने वाला, बार बार ये सब आपको मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। कल पढ़ेंगे बेटा हम मेंडलवाद पढ़ेंगे, ठीक, मेंडलिज्म पढ़ेंगे, मेंडलवाद पढ़ेंगे बेटा। आज की क्लास को आप अच्छे से शेयर कीजिएगा, पढ़िएगा, ईमानदारी से नोट्स बनाते रहना बेटा। थैंक यू।